नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हम अपना क्लास 12 का हिंदी इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट का जो वीडियो है चैप्टर समझना कविता जो है स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको जो देवसेना गीत और कौड़लिया गीत बता दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव का, जो आपकी पहली पुस्तक है अंतरा भाग 2, इसका जो काव्य खंड यानी कविता जो है सरोज स्मृति, इसको आज हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। और जिसकी कवि हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो वो वीडियो आप पूरा देखें ताकि आपको कविता समझ में आए। बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन आपको समझाया जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में, इसलिए बिल्कुल वीडियो को पूरा बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखें। देखो, सबसे पहले कविता का परिचय देखते हैं। देखो, कविता का क्या परिचय है वो समझते हैं। ठीक है, यानी कविता क्या कह रही है, कविता में क्या बताया गया, क्या दर्शाया गया, पहले हम उसको समझते हैं। देखो, यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री सरोज, देखो एक तो कवि हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री है जिनका नाम है सरोज, के देहांत यानी मृत्यु के बाद उनकी उसकी जो स्मृति यानी उसकी याद में लिखी है। देखो, जैसे आप कविता का नाम ही है सरोज स्मृति। ठीक है, यानी कि जो निराला जी है, देखो एक चीज आपको बता दो, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है उनका जीवन जो है वो बहुत ही ज्यादा दुखों से पूर्ण था, बहुत ज्यादा उनके जीवन में दुख था। ठीक है, तो जब उनकी जो एकमात्र जो उनकी बेटी थी जिनका नाम था सरोज, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा के अंदर बहुत ज्यादा, आप कैसे, बहुत ज्यादा वो निराश, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी याद में वो ये गीत लिखते हैं। ठीक है, सरोज स्मृति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यह एक लंबी कविता है, बहुत ही लंबी गीत है, जिसमें कवि ने अपनी पुत्री सरोज की बचपन से लेकर मृत्यु तक की यादों का वर्णन किया। मतलब इसमें जो है, जो हमारे कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उन्होंने अपनी पुत्री सरोज के बचपन से लेकर के उसकी मृत्यु तक का जो समय है उस सभी का वर्णन करा है। ठीक है, यह हिंदी साहित्य का सबसे लंबा शोकगीत है, आपको ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा शोकगीत कहा जाता है सरोज स्मृति को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, आप यहाँ पे क्या समझे कि इस पूरी कविता में हम क्या पढ़ने वाले। तो देखो, निराला जी हैं, उनकी पुत्री है सरोज, तो जब उनका देहांत हो जाता है तो जो निराला जी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और उनकी याद में, उनकी स्मृति में ये कविता लिखते हैं जिनका नाम है सरोज स्मृति। और इस कविता में उनकी जो बचपन से लेकर के जो उनका मृत्यु तक का जो सफ़र है उसको इस कविता में बताया गया है। तो आइए फटाफट से इस कविता को शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारा काव्यांश है, हम काव्यांश वाइज चलेंगे, हर एक काव्यांश को समझेंगे। क्योंकि देखो, काव्यांश यदि आप समझ जाओगे तो व्याख्या वाला क्वेश्चन होता है ना, वो आप इजीली कर पाओगे। देखो क्या काव्यांश, देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर पड़ा शुभ कलश का जल। ठीक है, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। तो इसकी व्याख्या क्या बनेगी इजी से इजी लैंग्वेज में? क्या है, देखो कवि कहते हैं, हे पुत्री सरोज, तेरा विवाह एक नई पद्धति से हुआ था। नहीं, ठीक है, विवाह के समय कवि ने माता और पिता दोनों का कर्तव्य निभाया। एक चीज मैं आपको बता दूं, कवि जो निराला जी, उनकी पत्नी थी मनोहरा देवी। तो उनकी जो पत्नी थी, जब सरोज सरोज की पत्नी का, उनके जो पत्नी थी उनका भी देहांत हो गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया तो निराला जी अकेले बच गए। निराला जी थे और उनकी पुत्री सरोज थी। ठीक है, जब उनकी जो पत्नी थी ना, उनका देहांत हो गया था। ठीक है, तब उनकी जो पुत्री और वो निराला जी, वो दो बच गए। ठीक है, तो विवाह के समय जो कवि इसलिए कहते हैं कि उनकी जो माता है और पिता दोनों का जो कर्तव्य है वो कवि ने ही निभाया था, और किसी ने नहीं, कवि ने ही खुद नहीं निभाया था। ठीक है, जो कि एक माँ को कार्य करना था। आप समझ सकते हो, विवाह के समय जो माँ जो है, माँ का जो एक कार्य होता है वो निराला जी ने खुद ही करा, क्योंकि सरोज की जो माँ थी वो थी ही नहीं। ठीक है, पवित्र कलश के पानी से नहलाने का, देखो का क्या माँ का क्या काम होता है, जो पवित्र कलश का जो पानी होता है उसे नहलाने का विवाह के समय पुत्री को, वह भी निराला जी ने ही किया। मतलब जितना भी काम था, तो एक माँ का जो कर्तव्य होना चाहिए वो निराला जी ने खुद ही निभाया। इस लाइन की जो इजी एक्सप्लेनेशन थी वो ये बनती है। अगला हमारा काव्यांश आता है, उसकी क्या बनती है देखो, देखती मुझे तू हंसी मंद, देखती मुझे तू हंसी मंद, फोटो में बिजली फंसी स्पंद। देखो, देखती यहाँ पे कभी किसी को कहते, देखती कहते हैं अपने पुत्री को। जब वो पुत्री उसको देखती है तो वो मनी मन हंसती है, बहुत धीरे धीरे हंसती है। ठीक है, मंद मतलब बहुत धीमी गति से हंसना। होठों में बिजली फंसी स्पंद, उनके होठों में कंपन होता है सरोज के। ठीक है, इसकी व्याख्या समझ, देखो पवित्र जल से स्नान के समय तू मुझे मंद मंद मुस्कान के साथ देख रही थी। कवि कहते हैं सरोज को याद करते हुए कि हे सरोज,
जब पवित्र जल से तेरे ऊपर स्नान हो रहा था, स्नान के समय तू मुझे मंद मंद मुस्कान के साथ देख रही थी। यानी जब पवित्र जल से उनके ऊपर स्नान हो रहा था तो वह कवि को मंद मंद मुस्कान के साथ देख रही थी। यहाँ पे आप समझ सकते हो पॉइंट बिल्कुल लीजिए। देखो, पवित्र जल से स्नान के समय तू मुझे मंद मंद मुस्कान के, मतलब हल्की हल्की मुस्कान के साथ देख रही थी, और ऐसा लगता था कि मानो होठों में बिजली की चमक फंसी हो। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब शर्मा सी गई थी सरोज। ठीक है, अगला हमारा काव्यांश है, उर्व में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। इसकी व्याख्या क्या है वो समझते हैं। देखो, कवि कहते हैं तुम्हारे हृदय में पति की सुंदर छवि थी। देखो, यानी जो भी जो सरोज है, उसकी जो उसके जिससे शादी होने वाला है, उसका जो पति है, उसका जो छवि है वो सरोज के हृदय में था। ठीक है, यानी कवि कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में पति की सुंदर छवि थी, और यह बात तुम्हारे श्रृंगार से पता चल रही थी। ठीक है, हल्की हल्की मुस्कान देखकर कवि को अपनी प्रिय मनोहरा देवी, यानी उनकी जो पत्नी थी मनोहरा देवी, की याद आ जाती है, और अपनी बेटी के श्रृंगार में उन्हें आज अपनी पत्नी का सौंदर्य दिखने लगता है। ठीक है, यानी कि जो निराला जी है, उनकी बेटी का जो श्रृंगार जब वो सज धज के रहती है, तो कहीं ना कहीं जो वो हमारे जो निराला जी हैं, वो अपनी यादों में खो जाते हैं, और वो देखते हैं कि जब उनकी पत्नी थी वो भी कुछ इसी प्रकार का शारीरिक सौंदर्य करती थी, मतलब सज धज के रहती थी। अगला काव्यांश हमारा, तू खुली एक उच्छ्वास संग विश्वासस्पद बंद अंग अंग। ठीक है, इसकी व्याख्या कह रहे हो, जिस प्रकार एक गहरी सांस धीरे धीरे फैलती है, सरोज का जो सौंदर्य था उसी प्रकार उसके अंग में फैल रहा था, मतलब बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही थी सरोज। अगला हमारा काव्यांश है, नत नैनों से आलोक उतर कापा अधरों पर थर थर थर। इसका व्याख्या क्या है वो समझते हैं। कवि कहते हैं विवाह की लज्जा के कारण, आप सभी को पता है शादी के समय सब लोग शर्माते हैं, तो विवाह की शर्म यानी लज्जा के कारण उसकी आंखों में एक चमक है जो झुकी है, यानी उसकी आंख एकदम शर्म से झुकी हुई है, और यह चमक उसकी होंठों पर फैल रही है, और उसके होंठों पर एक कंपन पैदा हो रही है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा सरोज बहुत ज्यादा शर्मा रही है। अगला हमारा काव्य से, देखे देखा मैंने वह मूर्ति दी थी मेरे वसंत की प्रथम गीत। इसकी व्याख्या क्या वो समझते हैं। वो कवि कहते हैं सरोज को एक मूर्ति समान बताते हुए देखकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को अपने जीवन की पहले बसंत की याद आ जाती है। जब पहला बसंत था तो उनको याद आ जाता है कि वसंत का पहला गीत जो था वो कवि ने मनोहरा देवी, उनकी पत्नी है, आप नाम याद कर लो, मनोहरा देवी जो है वो कवि की जो पत्नी का नाम है। ठीक है, मनोहरा देवी, मनोहरा देवी के साथ गाया था, और सरोज को देखकर मनोहरा देवी की याद आती है। यानी कि जो बसंत का जो पहला गीत था वो कवि ने मनोहरा देवी के साथ, यानी कवि की जो पत्नी है उसके साथ गाया था, और सरोज को देखकर मनोहरा देवी की जो है वो कवि को याद आ जाती है। यानी सरोज को देखकर मनोहरा देवी की जो है कवि को याद आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया। अगला हमारा जो काव्यांश है वो है, श्रृंगार रहा जो निराकार रस कविता में उच्छ्वासी धार। इसकी व्याख्या क्या समझते हैं। देखो, कवि कहते हैं उसने अपनी कविताओं में सुंदरता के भाव को अभिव्यक्त किया था, अपनी सुंदरता के भाव को बताया था, और जो भाव कविताओं में रस बनकर बहता है था वह विवाह के दिन सरोज में दिख रहा है। मतलब जो रस के अंदर जो कविता में जो रस की सुंदरता होती है वो आज साक्षात सरोज जब सज धज की रेडी है तो उसके अंदर दिख रहा है। अगला हमारा काव्यांश है, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, गाया स्वर्गीय प्रिया संग हरता प्राणों में राग रंग। इसकी व्याख्या क्या बनती है समझते हैं। देखो, पुत्री सरोज का श्रृंगार ऐसा लग रहा है, देखो पुत्री जो सरोज है उसका श्रृंगार ऐसा लग रहा है कि यह श्रृंगार गीत है जो उन्होंने अपनी स्वर्गीय पत्नी मनोहरा देवी के साथ गाया था, और यह गीत कवि के राग रंग में उत्साह भर देता है। ठीक है, देखो आपने यहाँ पे क्या समझा, यहाँ पे बात कही जा रही है कि जो पुत्री सरोज है उसका श्रृंगार एक ऐसा, देखो जो कवि है तो पुत्री सरोज का श्रृंगार ऐसा लग रहा है कि यह श्रृंगार गीत है जो उन्होंने अपनी स्वर्गीय जो उनकी पत्नी है मनोहरा देवी उनके साथ गाया था, और यह गीत कवि के राग रंगों में एक तरह से उत्साह भर देता है। ठीक है, अगला हमारा काव्य से, रति रूप प्राप्त कर वही आकाश बदल कर वना मही। की व्याख्या क्या, देखो नव वधु के रूप में सरोज का जो सौंदर्य है, रति, देखो रति कौन है तो कामदेव की पत्नी है रति, इसके समान लग रहा है, और ऐसा लगता था कि कवि की पत्नी की सुंदरता आकाश से उतरकर
सरोज के रूप में आ गई। क्योंकि देखो यहाँ पे कवि जो है वो अपनी पत्नी को याद करते हुए बताते हैं कि जो उतनी उसकी पत्नी जो है वो सुंदर हुआ करती थी, ठीक है। तो जो उनकी सुंदरता है वो आकाश से उतर कर यानी कि सरोज में दिखाई देती है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है, हो गया विवाह आत्मीय सवजन कोई नहीं थे, ठीक है। काव्यांश क्या देखो, हो गया ब्याह आत्मीय सवजन कोई थे नहीं, न आमंत्रण था भेजा गया, विवाह राग हर रहा न निसी दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा नव जीवन के स्वर पर उतरा। इसकी व्याख्या क्या है वो समझते हैं। देखो अब शादी हो गई, ठीक है, अब सरोज की शादी हो गई और शादी में किसी भी रिश्तेदार जो है उनको नहीं बुलाया गया, यानी आमंत्रण ही नहीं भेजा, बिल्कुल नई पद्धति शादी थी, किसी को नहीं बुलाया गया, ठीक है। विवाह में कोई मांगलिक गीत भी नहीं गाया गया, मतलब कोई भी गीत भी नहीं गाया गया, ना ही रात भर जागकर गीत गाया गया, क्योंकि आपको पता है जो विवाह के टाइम में जो है, शादी विवाह के टाइम में रात भर जागकर जो है वो गीत गाए जाते हैं, ना कोई गीत गाया गया, ना किसी को बुलाया गया। विवाह में कोई चहल पहल नहीं थी, बिल्कुल शांत माहौल था, हर और मन की खुशी, मन प्रफुल्लित था, मतलब किसी को भी नहीं बुलाया गया, बिल्कुल नई पद्धति से विवाह था, ठीक है। अगला हमारा काव्य है, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। इसकी व्याख्या कह रहे हो, कवि अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि माँ के अभाव में विवाह के समय जो शिक्षा अपनी पुत्री को एक माँ देती है वह मैंने स्वयं दी। कवि कहते हैं कि जो माँ को एक पुत्री को शिक्षा देनी चाहिए, यानी कि कवि कहते हैं कि अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि माँ के अभाव में विवाह के समय जो शिक्षा अपनी पुत्री को एक माँ देती है वो कवि ने स्वयं ही दे दिया, ठीक है। अगला नंबर काव्य से, सोचा मन में वह शकुंतला पर पाठ अन्य यह कला, ठीक है। की व्याख्या क्या है, शकुंतला महाकवि कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका थी। शकुंतला कौन थी, तो महाकवि कालिदास है, उनके नाटक की अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, उनका एक नाटक था अभिज्ञान शकुंतलम, उसकी नायिका थी शकुंतला। इस समय कवि को शकुंतला की याद आ गई, कवि जो शकुंतला की याद आ गई क्योंकि जिस तरह महर्षि कर्ण ने माँ विहीन शकुंतला को विवाह के बाद शिक्षा दी थी, इसी प्रकार निराला जी ने विवाह के समय सरोज को शिक्षा दी, लेकिन शकुंतला की माँ ने उसे खुद छोड़ दिया, पर सरोज की माँ की मृत्यु हो गया। पे अंतर यही है, शकुंतला की माँ थी उन्होंने खुद उसको छोड़ दिया शकुंतला को, ठीक है, लेकिन जो सरोज की जो माँ थी उसका देहांत हो गया, ठीक है। अगला हमारा काम है, कुछ दिन रह गृह फिर तू समोद बैठी नानी की स्नेह गोद। इसकी व्याख्या क्या है, देखो कुछ दिन घर में रहकर सरोज अपने नाना नानी के घर चली गई, वहां उसे सिर्फ नाना नानी का ही नहीं बल्कि मामा मामी का भी बहुत ज्यादा प्यार मिला। अगला हमारा काव्य है, मामा मामी का प्यार मामा मामी का रहा प्यार हर जलद धरा को ज्यों अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, ठीक है। इसकी व्याख्या क्या समझते हैं, देखो मामा मामी सरोज पर प्यार की ऐसी वर्षा कर रहे थे जैसे पृथ्वी पर बादल करते हैं, ठीक है। ननिहाल में सभी लोग सरोज के दुख सुख का ख्याल रहे, मतलब सरोज का पूरी तरह से ननिहाल में ध्यान रखा जाता था। अगला हमारा काव्य से, वह लता वहीं की जहाँ की तू खिली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली मूंदे दृगवर महामरण। इसकी व्याख्या क्या है वो समझते, देखो कवि कहते हैं सरोज जिस लता की कली थी अर्थात उसकी माँ, उस लता का पालन पोषण भी वही हुआ। सरोज नलिहाल में पल कर किशोरी बनी और अंत में सरोज ने नलिहाल में ही अपनी आंखें मूंदी। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि सरोज जिस लता यानी मान लो सरोज की माँ है फिर सरोज है, मतलब एक तरह से ननिहाल से जुड़ा हुआ है ना, तो कवि कहते हैं कि सरोज जिस लता की कली थी अर्थात उसकी माँ, उस लता का पालन पोषण भी वही हुआ। सरोज ननिहाल में ही पल कर किशोरी बनी और अंत में सरोज ने ननिहाल में यानी जो सरोज है उन्होंने ननिहाल में ही अपनी आंखें मूंदी अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। मुझ भाग्यहीन की तू संबल युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही।
इसकी व्याख्या क्या देखो, कवि कहते हैं मैं तो हमेशा से ही भाग्यहीन था। क्योंकि कवि को आप ये समझ सकते हो, कवि जो है शुरू से उनके अंदर जीवन में बहुत ज़्यादा दुख था, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनके जीवन में दुख था। तू ही मेरा एकमात्र सहारा थी, युग के बाद जब तू मुझसे बिछड़ गई, अब तो दुख ही जीवन की कथा बन गई। मतलब कवि के जीवन में जो है वो दुख ही दुख, कवि के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कवि के जीवन में बहुत पहले से बहुत ज़्यादा दुख थे। जब उनकी पुत्री सरोज का देहांत हो जाता है तब कवि जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात कही गई है। अगला हमारा जो है काव्यांश है, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो वर्ष शीत के से सद्दल। इसकी व्याख्या क्या देखो, कवि का जीवन दुखों से भरा था, ठीक है, आप सभी को पता ही है। इसलिए कवि जैसा चाहता था वैसा अपनी पुत्री के लिए नहीं कर पाया। इस बात का उसे बेहद अफसोस है, कवि को बहुत ज्यादा अफसोस है। कवि कहते हैं अपने कर्तव्य निभाते हुए अगर मेरे सारे कार्य नष्ट हो जाते, जैसे सर्दी में कमल का फूल, कवि ने उदाहरण दिया जिस प्रकार सर्दी में जो कमल का फूल होता है, तब भी मुझे जिस प्रकार वो सर्दी में कमल का फूल होता है उसके पत्ते जो है वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, तब भी मुझे कोई चिंता नहीं थी। मतलब कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने कर्तव्य को निभाते हुए यदि उसके सारे कार्य नष्ट भी हो जाते तो उनको कोई भी चिंता नहीं थी। अगला हमारा काव्यांश है, देखो कन्यागत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। इसका व्याख्या क्या बनेगा वो समझते। देखो कवि कहते हैं हे पुत्री, मैं अपने बीते जीवन के सभी सत्कार्य यानी जो भी कवि के अच्छे कार्य थे उनका फल तुझे अर्पित कर तेरा श्राद्ध कर रहा हूं, तेरे प्रति मेरी यह श्रद्धांजलि है, ठीक है। तो इस काव्यांश का ये व्याख्या होगा, ठीक है। तो आपने इस काव्यांश का व्याख्या समझ लिया। देखो इसमें इस काव्यांश में कवि यही कहते हैं कि हे पुत्री, अपने बीते जीवन के सभी सत्कार्य यानी कवि के जितने भी सत्कार्य जो भी कवि ने अच्छे कार्य किए उसका फल तुझे अर्पित कर तेरा श्राद्ध कर रहा हूं, तेरे प्रति मेरी यही श्रद्धांजलि है, ठीक है। तो इस कविता में आप जो हमारा विशेष है वो क्या वो समझते हैं। देखो इसका विशेष का कुछ पॉइंट है जो आपके जो व्याख्या वाला क्वेश्चन होता है उसमें पूछा जाता है। तो कुछ विशेष ये कॉमन पॉइंट है जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो पहला हमारा विशेष बनेगा, इस काव्यांश में कवि जो है वो अपनी पुत्री सरोज के बचपन से लेकर के मृत्यु तक का वर्णन करते हैं। अगला हमारा पॉइंट बनेगा, मामा मामी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। देखो अनुप्रास अलंकार जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हो, देखो माँ और माँ आवृत्ति हो रही है इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जलद धरा को ज्यों अपार में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो है समानता प्रकट की गई, यानी कि जो समझ सकते हो आप, जलद धरा को ज्यों अपार में जो है वो उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। अगला हमारा पॉइंट है छायावादी कविता है। ये आपको याद रखना, छायावादी कविता पता कैसी होती है, ऐसी कविता जिसको आप पढ़ो तो लगेगा बिल्कुल लीजिए लेकिन इसका जो अर्थ है जो गहराई है बहुत ज़्यादा डीप होता है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, बिल्कुल सामान्य भाषा है। छंद मुक्त कविता, छंद नहीं है इसमें, ठीक है। इस कविता में संगीतात्मकता है, मतलब इस कविता को हम गा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ विशेष बन जाते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे व्याख्या वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको विशेष बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में, तो विशेष आपको ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी आज की कविता सरोज स्मृति। तो आई होप कि आपको पूरी कविता बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।